हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स एकेडमी में। मैं मंजू शर्मा एक बार फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो का टॉपिक है मल्टीप्लायर यानी कि गुणक। मल्टीप्लायर या गुणक जो है ये एक बेसिकली एक मैथमेटिकल टर्म है, ठीक है, और इससे हम सभी परिचित हैं। और यहाँ पर भी जो इसका यूज़ है वो एक तरह से मैथमेटिकल जो एक टर्म है बिल्कुल उसी की तरह है। और कैसे ये एक मैथमेटिकल टर्म है, जैसे कि सपोज कीजिए हम कहें कि 2 × 4 = 8। तो यहाँ पर जो 4 है वो क्या है, वो 2 का क्या है, गुणक है, या 2 जो है वो 4 का गुणक है। तो 4 जो है यहाँ पर वो क्या है, मल्टीप्लायर है, ठीक है, गुणक है। इसी तरह से 2 भी जो है वो मल्टीप्लायर है। तो एक ऐसी टर्म, ठीक है, ये एक जो टर्म होती है इसको हम क्या कहते हैं, गुणक कहते हैं। अब यहाँ पर ये किस तरीके से है वो हम देखते हैं। तो जो गुणक है वो क्या कहता है, किस तरह से ये गुणक का रूप लिया है इसने। यहाँ पर गुणक कहता है कि जब निवेश में परिवर्तन होता है, ठीक है, तो निवेश में परिवर्तन होने से उससे कई गुना ज़्यादा, सपोज कीजिए k गुना ज़्यादा परिवर्तन किस में होता है, आय में होता है, ठीक है। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं k × ΔI = ΔY, कि जितना निवेश में परिवर्तन होता है उससे k गुना ज़्यादा परिवर्तन किस में होता है, आय में होता है। तो यहाँ पर ये जितने गुना ज़्यादा, दिस k इज मल्टीप्लायर, ये यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लायर है। तो ये तो हमें पता चला कि क्यों जो है इस टर्म को क्या नाम दिया गया, मल्टीप्लायर दिया, क्योंकि ये भी जो मैथमेटिकल एक कंसेप्ट होता है उसी की तरह से एक मल्टीपल नंबर है, यानी कि जिससे मल्टीप्लाई होकर के कोई टर्म हमारे सामने आ रही है। अब बात करते हैं कि जो सोर्स है ये कहाँ से आया गुणक की धारणा। तो सबसे पहले गुणक की धारणा किसने दी थी, RF काहन ने दी थी। किस में दी थी, उनका एक आर्टिकल जिसका नाम था द रिलेशन ऑफ होम इन्वेस्टमेंट टू एम्प्लॉयमेंट, जो 1931 में इकोनॉमिक जर्नल के अंदर पब्लिश हुआ था। उसमें ये धारणा RF काहन ने सबसे पहले दी थी। और ये जो मल्टीप्लायर की धारणा थी RF काहन की, वो क्या बताती है, वो बताती है चेंज इन टोटल एम्प्लॉयमेंट और इनिशियल एम्प्लॉयमेंट की रेशो को, ठीक है, कि भाई जो जब, यानी कि इसके कहने का मतलब क्या है कि जब किसी अर्थव्यवस्था में इनिशियल एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है, प्रारंभिक रोजगार में परिवर्तन होता है या वो बढ़ता है, तो उसकी वजह से जो टोटल एम्प्लॉयमेंट है उस इकोनॉमी का, उसमें जो वृद्धि होगी उस अनुपात को क्या कहा, काहन ने मल्टीप्लायर कहा। और यहाँ पर इनिशियल एम्प्लॉयमेंट से मतलब है एम्प्लॉयमेंट इन पब्लिक वर्क्स, जैसे कि जो भी सार्वजनिक काम होते हैं, जैसे ड्रेनेज, साफ सफाई वगैरह, सड़क बनाना, इस तरह के काम जो कि सार्वजनिक कार्य होते हैं, उनमें जब रोज़गार मिलता है तो रोज़गार मिलने से लोगों को आय मिलती है, आय मिलने से डिमांड बढ़ती है, और उससे फिर इकॉनमी में जो अदर एम्प्लॉयमेंट है यानी कि टोटल एम्प्लॉयमेंट है वो भी इंक्रीज हो जाते हैं। तो उस रेशियो को जो है काहन ने कहा था मल्टीप्लायर, ठीक है। अब लेकिन इस टॉपिक में हम जिस मल्टीप्लायर को डिस्कस करने वाले हैं, जिस गुणक को डिस्कस करने वाले हैं, वो है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर यानी कि निवेश गुणक, ठीक है। निवेश गुणक की जो धारणा है वो किसने दी, J.M. केन्स ने दी। किस में दी, उनकी बुक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में, जो कि 1936 में पब्लिश हुई थी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि ये जो RF काहन है ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से संबंधित है, वहाँ के स्टूडेंट रहे हैं। और जिस समय पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में RF काहन पढ़ा करते थे उस समय J.M. केन्स वहाँ पर टीचर थे। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है कि RF काहन जो है वो J.M. केन्स के क्या रहे हैं, स्टूडेंट रहे हैं। तो ये जो कंसेप्ट था मल्टीप्लायर का, वो सबसे पहले काहन ने दिया। और केन्स का जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का कंसेप्ट है वो कहीं ना कहीं जो है वो काहन के एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर से क्या है,
उससे कहीं ना कहीं इफेक्टेड है, या उस कंसेप्ट को यूज़ करके एक दूसरे कंसेप्ट के रूप में केन्स ने प्रेजेंट किया। तो ये एक कंट्रोवर्शियल उस समय की बात रही कि केन्स ने अपनी इस थ्योरी में अपने स्टूडेंट के इस कंसेप्ट को यूज़ किया, बट उसने उसको कोई ड्यू जो एक रिकॉग्निशन दिया जाना चाहिए था वो नहीं दिया। और काहन की थ्योरी उतनी फेमस नहीं हुई जो कंसेप्ट था एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर का, बट केन्स का इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ, जबकि वो इंस्पायर्ड कहाँ से था? RF काहन के। चलिए एनीवेज, अब हम आगे बढ़ते हैं किसको लेकर के कि ये है क्या। तो देखिए, सबसे पहली बात तो है कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की, तो उससे पहले हमें इन्वेस्टमेंट के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने इन्वेस्टमेंट को लेकर के जो उसके कंसेप्ट हैं और जो कंपोनेंट्स हैं इनके बारे में नहीं अभी तक पढ़ा है, तो आप ज़रूर उसको देखिए, और उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे कीजिए, तब आपको इस कंसेप्ट को समझने में काफ़ी आसानी रहेगी, आप इजीली समझ पाएंगे। अब आ जाते हैं इसी टॉपिक के ऊपर। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, जैसा कि अभी हमने कहा कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या कहता है कि जब निवेश में परिवर्तन होता है, ये क्या है, निवेश में परिवर्तन होता है, तो उससे कई गुना ज़्यादा, यानी कि मान लीजिए कि 1 गुना ज़्यादा परिवर्तन किस में होता है? आय में होता है। ठीक है, तो ये क्या है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है। ठीक है, जैसे कि सपोज कीजिए हम कहते हैं कि भाई अगर निवेश 100 करोड़ बढ़ गया और अगर गुणक का मान यानी के का मान कितना है? 3 है, तो उससे 3 गुना ज़्यादा यानी कि 300 करोड़ क्या बढ़ जाएगी? आय बढ़ जाएगी। तो ये जो 3 है ये यहाँ पर क्या है? मल्टीप्लायर। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास एक और परिभाषा आ जाती है। मैं के को निकालूं सिर्फ, और इसको मुझे के की वैल्यू चाहिए, इसको बराबर के इस साइड ले जाएं, तो के बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा वाई बटे में डेल्टा आई। ठीक है, तो एक परिभाषा यहाँ से मिल जाएगी हमें गुणक की, निवेश गुणक की। वो क्या परिभाषा बनेगी कि निवेश गुणक क्या है? निवेश में होने वाले परिवर्तन के कारण आय में होने वाले परिवर्तन का अनुपात। इट इज़ वेरी सिंपल, जैसा दिख रहा है बस वैसा ही परिभाषा है। निवेश में होने वाले परिवर्तन के कारण आय में होने वाले परिवर्तन का अनुपात। ठीक है, अब ये यहाँ से हमें एक और परिभाषा मिल गई निवेश गुणक की। अब यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान देंगे कि पहले किस चीज़ में परिवर्तन हो रहा है? निवेश में। ठीक है, यानी निवेश किसी चीज से प्रेरित नहीं है। यहाँ पर हम सीधा ही किसकी बात कर रहे हैं? निवेश में वृद्धि हो गई या निवेश में कमी हो गई। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर किस निवेश की बात की जा रही है? यहाँ पर स्वतंत्र निवेश की बात की जा रही है। ठीक है, अब स्वतंत्र निवेश क्या होता है, इसको आप वो वीडियो देखिएगा, वहां से आपको पता चलेगा स्वतंत्र निवेश क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात है कि जो मल्टीप्लायर का कंसेप्ट है वो किससे रिलेटेड है? स्वतंत्र निवेश यानी कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, अब हमने कहा कि भाई जैसे 100 करोड़ के बराबर अगर आय बढ़ी है और निवेश गुणक का मान 3 है, तो 300 करोड़ क्या हो 100 करोड़ अगर निवेश बढ़ा है और निवेश गुणक कितना है? 3 है, तो उससे 3 गुना क्या बढ़ गई? आय बढ़ गई, 300 करोड़ होगी। अब बात आती है कि भाई ये जो 3 है, के की वैल्यू जो 3 आई है या कुछ भी और हो सकती है, ये कहाँ से आएगी? कैसे पता चलेगा कि के की वैल्यू 3 होगी? तो यानी कि साइज ऑफ मल्टीप्लायर कैसे डिटरमाइंड होता है? कैसे डिटरमाइन होगा साइज ऑफ मल्टीप्लायर? तो साइज ऑफ मल्टीप्लायर डिटरमाइन होता है किससे? MPC से। यानी कि जो मल्टीप्लायर का साइज है कि यानी के की वैल्यू 3, 5, 2, 1, 10, 20 कितनी होगी, ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है? ये MPC की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। MPC यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के ऊपर डिपेंड करता है क्या? निवेश गुणक का आकार कितना होगा। ठीक है,
अब बात करते हैं कि भाई कैसे करता है। तो निवेश गुणक को हम का जो साइज है वो कहाँ से आएगा, 1/1 माइनस MPC, यहाँ से आएगा। अब भाई ये कहाँ से आया, ऐसे अपनी मर्जी से लिख दिया। हमारी मर्जी थोड़ा है कि हम अपनी मर्जी से लिख देंगे, बिल्कुल भी नहीं है। तो हम देखते हैं कि कैसे होगा। देखो y यानी कि जो इनकम है या जो एग्रीगेट सप्लाई है संतुलन की स्थिति में किसके बराबर होती है, एग्रीगेट डिमांड के। और एग्रीगेट डिमांड यानी कि C प्लस I, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, ये हम जो कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट है ये एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के तो कंपोनेंट्स हैं। तो y इज इक्वल टू C प्लस आई हो गया। अब हमने क्या कर दिया, दोनों तरफ डेल्टा यानी चेंज लगा दिया, तो ये आ गया डेल्टा C प्लस डेल्टा I। ठीक, अब हमने क्या किया, दोनों तरफ क्या कर दिया, डेल्टा y से डिवाइड कर दिया। एक जैसा ऑपरेशन बराबर के दोनों साइड करने में कोई हर्ज नहीं होता। ये आ गया डेल्टा y। ठीक है, अब ये डेल्टा y से डेल्टा y कट गया, क्या आ गया 1। और ये चीज़ आप देखिए ध्यान से, क्या है, इट इज़ नथिंग बट MPC। MPC क्या होती है, डेल्टा C बटे डेल्टा y, यानी उपभोग में परिवर्तन बटे आय में परिवर्तन का अनुपात। y इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू MPC प्लस डेल्टा I डिवाइड बाय में डेल्टा y। इसको बराबर के इस तरफ ले आते हैं। क्या आ गया, 1 माइनस MPC, और ये क्या हो गया, डेल्टा I डिवाइड बाय डेल्टा y। ठीक, अब आप देखिए ये और ये क्या फ़र्क है दोनों में, यहाँ पर डेल्टा y ऊपर है, डेल्टा I नीचे है, यहाँ ये ऊपर हो गया, ये नीचे हो गया। तो अब हमें क्या करना है, इसको हम रिवर्स कर देते हैं, पलटी मार देते हैं इसको। क्या आ जाएगा रिवर्स होकर के, ये हो जाएगा 1/1 माइनस MPC, और ये क्या हो गया, डेल्टा y बटे में डेल्टा I, और ये क्या है, ये k ही तो है। तो यानी कि क्या आ गया, दिस इज k इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। ठीक है, अब क्या बात है भाई यहाँ पर कि ये कहता है कि MPC में और जो क्या है K, इसमें कैसा संबंध है, धनात्मक है। ठीक है, जो K है इट इज पॉजिटिवली रिलेटेड विद MPC। ठीक है, MPC से ये क्या है, पॉजिटिवली रिलेटेड है। ठीक, ये तो हमने कह दिया कि भाई इसके ऊपर डिपेंड करता है साइज, वो पता चल गया, हमने फॉर्मूला निकाल दिया। लेकिन अभी साथ में ये भी कह रहे हैं कि कैसे रिलेटेड है, पॉजिटिवली, क्योंकि K क्या है, 1/1 माइनस MPC। ठीक है, यानी कि MPC की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, जितना ये इंक्रीज करेगा K भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, लेकिन हम तो ऐसे मानते नहीं हैं भाई। ठीक है, हमें तो हर चीज़ का क्या चाहिए, प्रूफ चाहिए। हम थोड़ा मान लेंगे कि भाई ऐसे कह दिया और हम मान लें, नहीं मानते तो हम क्या कर लेंगे, इसको प्रूफ कर लेंगे। और प्रूफ कैसे करेंगे हम इसे, देखिए हम क्या ले रहे हैं, एक टेबल बनाते हैं जहाँ पर हमने लिखा MPC, और साथ में यहाँ पर हम लिख रहे हैं K, और K क्या है, 1/1 माइनस MPC। ठीक है, तो अब देखें MPC की वैल्यूज। अब देखो ये हमें पहले पता होना चाहिए कि MPC क्या होती है, हमारी MPC की वैल्यू होती है 0 लेस देन इक्वल टू MPC लेस देन इक्वल टू 1। वैसे तो MPC की वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही होती है, यानी 0 से ज़्यादा और 1 से कम। लेकिन अंडर सम पर्टिकुलर कंडीशंस इट कैन बी इक्वल टू 0 एंड कैन बी इक्वल टू 1। ठीक है, तो 1 भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है इन सर्टेन कंडीशंस, इन सर्टेन एक्सट्रीम कंडीशंस। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं भाई क्या आएगा। तो यानी 0 से लेकर 1 के बीच में होगी। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि MPC क्या है, 0। ठीक है, अगर MPC 0 है तो K क्या आ जाएगा बच्चे, 1/1 माइनस MPC की जगह क्या आ गया, 0। तो 1/1 क्या आ गया, 1। ठीक, फिर हम ले लेते हैं 0.2, धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। तो K क्या आ जाएगा, 1/1 माइनस 0.2 यानी कि 1/0.8, और डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.25। तो देखो MPC बढ़ा, K भी बढ़ गया। अब आगे एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं, 0.5 ले लेते हैं। तो K क्या हो जाएगा, 1/1 माइनस 0.5, 1/0.5। ठीक है,
और ये क्या आ जाएगा 2। देखिए फिर से MPC बढ़ा, K भी बढ़ गया। अब एक और ले लेते हैं, 0.8 ले लेते हैं। K इज इक्वल टू 1/1 माइनस 0.8, तो क्या आ गया 0.2 माइनस करके, और अब क्या आ जाएगी वैल्यू 5। ठीक है, फिर हमने 1 ले लिया सीधा, बस बहुत हो गया। 1/1 माइनस 1, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0, यानी कि इन्फिनिटी। तो आप देखिए जैसे जैसे MPC बढ़ रही है वैसे वैसे K की वैल्यू भी बढ़ रही है। तो कई बार जो है पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि भाई रिलेशन बताइए किसमें, K में और MPC में, और कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव है तो प्रूफ करके दिखाइए भाई कैसे है पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हमने प्रूफ कर दिया। अब बात आती है कि हमने ये तो कह दिया कि भाई अगर निवेश 100 करोड़ बढ़ता है तो उससे 3 करोड़ 3 गुना या 4 गुना जो है वो क्या बढ़ जाएगी, आय बढ़ जाएगी। लेकिन बात ये है भाई, ये भी पता चल गया कि ये साइज किसके ऊपर डिपेंड करेगा, MPC पर डिपेंड करेगा, कैसे आएगा वो भी पता चल गया। बात अब ये आती है कि ये कैसे होगा, 4 गुना बढ़ करके ये 400 करोड़ तक पहुंचेगा कैसे, क्या प्रोसेस रहेगा, क्या प्रक्रिया रहेगी इसकी, तो अब हम उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यानी अब हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लायर की। ठीक है, यानी मल्टीप्लायर कैसे काम करता है, प्रक्रिया क्या है मल्टीप्लायर की। ठीक है, तो कैसे काम करता है, सबसे पहली चीज क्या हो रही है, निवेश में परिवर्तन। ठीक है, निवेश में वृद्धि। अब देखिए जब निवेश में वृद्धि होगी, निवेश बढ़ेगा, तो निवेश क्या है, एक प्रकार का व्यय। ठीक है, ये क्या है, एक्सपेंडिचर है ना, और किसी एक का व्यय किसी दूसरे की क्या होती है, आय। तो यानी कि जितना निवेश बढ़ा उससे क्या बढ़ गई, आय बढ़ गई। ठीक है, अब जब आय बढ़ेगी तो केन्स की थ्योरी ही कहती है कि भाई आय बढ़ती है तो उपभोग भी बढ़ता है, तो इससे क्या बढ़ जाएगा, उपभोग। अगेन उपभोग क्या है, एक्सपेंडिचर है ना, और किसी एक का व्यय किसी दूसरे की क्या है, आय, यानी इससे फिर से क्या बढ़ेगी, आय। और फिर जिनकी ये आय बढ़ी है उनका फिर क्या बढ़ेगा, उपभोग, और उस उपभोग से फिर किसी और की आय बढ़ेगी। तो देखिए इस प्रकार से ये प्रक्रिया पूरी की पूरी चलती है। ये है प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लायर। अब इसको हम ऐसे नहीं, हम इसको भी एक एग्जाम्पल से या एक टेबल से समझ लेते हैं। तो उस टेबल को हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, हमने क्या लिया, पीरियड, टाइम पीरियड। ठीक है, और हमने क्या लिया, चेंज इन इन्वेस्टमेंट, चेंज इन इनकम, चेंज इन कंजप्शन, और साथ में कुछ और पे बात करेंगे, देखते हैं। ठीक, तो मान लीजिए टाइम पीरियड 1 के अंदर 200 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की गई। ठीक है, ये स्वतंत्र निवेश है, किसी चीज से प्रेरित नहीं है, बस निवेश कर दिया गया और निवेश हो गया। ठीक है, अब जो 200 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई है उससे क्या होगा, क्योंकि किसी एक का व्यय किसी दूसरे की क्या है, आय, तो उससे क्या हो गई, 200 करोड़ रुपए की ही आय बढ़ गई। अब इस टेबल को कंस्ट्रक्ट करते हुए हमने क्या किया है, अजम्पशन ली है। ठीक है, क्योंकि क्या है, जितनी भी थ्योरीज हैं ये इकोनॉमिक्स जो है वो हमारी अजम्पशन पर बेस्ड है, और हमने अजम्पशन क्या ली है भाई, जो MPC है वो 0.5 है। ठीक है, MPC के 0.5 होने का मतलब क्या है कि अर्थव्यवस्था में बढ़ी हुई आय का 0.5 यानी 50% क्या किया जाता है, उपभोग पर खर्च किया जाता है। ठीक है, तो आय कितनी बढ़ी, 200, तो 200 का 50% यानी 100 करोड़ कहाँ चला गया, कंजप्शन पर, बढ़ी हुई कंजप्शन के रूप में परिवर्तित हो गया, और बाकी का 100 करोड़ कहाँ गया, सेविंग्स में चला गया। ठीक है, बचत में। अब क्या हुआ कि भाई ये जो किसी और का व्यय है, ये जो व्यय बढ़ा है, कौन सा, उपभोग व्यय, ये उपभोग व्यय किसी और की क्या बनेगी, आय। तो टाइम पीरियड 2 में ये क्या हो गया, 100 करोड़ की आय हो गई। ठीक है, अब आय बढ़ी है तो उससे क्या बढ़ेगा, उपभोग, लेकिन कितना, इसका 50%। ठीक है, आधा, 50% मतलब कि आधा, क्यों, क्योंकि MPC हमने मान ली है, पहले ही मान लिया, कितनी है, 0.5 है।
ठीक है, तो 50 और बाकी का 50 कहाँ चला गया? सेविंग्स में। ठीक, और फिर नेक्स्ट उसमें टाइम पीरियड 3 में ये किसी का व्यय, दूसरे की क्या है? आय, तो ये आय बन गई। अब लेकिन बढ़ी हुई आय सारी की सारी खर्च नहीं की जाती। कितनी की जा रही है? 50%, यानी कि 25, आधी, और बाकी का आधा कहाँ चला गया? ये इससे नहीं है एक्चुअली, इसलिए ये एरो लगाने की ज़रूरत नहीं होती। 50% यहाँ चला गया, तो ये अब उसके बाद फिर से क्या हुआ? आय बन गई, है ना, क्योंकि व्यय है तो दूसरे की आय है, और इसका आधा यानी 12.5% कहाँ गया? उपभोग में, और बाकी का 12.5% कहाँ चला गया? ठीक है, तो ये प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहेगी। अब निवेश एक बार करके छोड़ दिया गया है, ये कब तक चलती रहेगी? जब तक कि ये कितनी नहीं हो जाती, बढ़ करके 400 करोड़। अल्टीमेटली 400 करोड़ पे जाएगी। क्यों जाएगी भाई? क्योंकि MPC 0.5 का मतलब है कि कितना है? 2 है। ठीक है, तो ये कहाँ पहुँचेगी? 400 करोड़ हो जाएगी, और ये कितना हो जाएगा? 200 करोड़, और ये भी कितना होगा? 200 करोड़। ठीक है, और ये चीज़ क्या आ रही है? क्योंकि केन्स क्या कहता है कि जो बढ़ी हुई आय है वो बढ़े हुए उपभोग और बढ़े हुए बचत के रूप में हम क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए ये ऐसे हो रहा है। तो ये हो गई गुणक की प्रक्रिया। ठीक है, अब ये जो गुणक की प्रक्रिया है लर्नर्स, इसके बारे में मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ बताती हूँ। ये क्या है? देखिए क्या किया है केन्स ने यहाँ पर कि जिस समय अवधि में निवेश बढ़ा, उसी समय अवधि में वो पूरा का पूरा क्या हो गया भाई? आय बन गया, और उसी में क्या हो गया? वो सारा कंज्यूम हो गया। तो यहाँ पर केन्स ने क्या नहीं ले रखा? टाइम गैप नहीं ले रखा, कि केन्स, वैसे भी केन्स ये मान करके चलता है कि जो वर्तमान उपभोग है वो वर्तमान आय पर निर्भर करता है। इसीलिए जिस समय अवधि में आय बढ़ी थी, उसी समय अवधि में क्या हो गया था? उपभोग भी बढ़ गया था। तो इसने क्या नहीं ले रखा? केन्स ने टाइम लैग, जो समय अंतराल होता है, उसको केन्स ने क्या किया है? इग्नोर किया है। टाइम लैग को इग्नोर किया है। इसलिए आलोचक केन्स की धारणा को क्या कहते हैं? स्टैटिक कंसेप्ट है। क्या कहते हैं? कि ये मल्टीप्लायर का स्टैटिक यानी कि अगत्यात्मक धारणा है। क्यों अगत्यात्मक है? क्योंकि केन्स ने समय के अंतराल को या समय विलंब को नहीं लिया, उसी समय में मान लिया भाई उसी में उपभोग बढ़ गया, उसी में जो है आय बढ़ गई, उसी में कंज्यूम हो गई। जबकि ऐसा नहीं होता, इसमें समय का क्या रहता है? अंतराल रहता है। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम चाहें तो क्या कर सकते हैं? डायग्राम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये जो पूरी प्रक्रिया थी, डायग्राम से कैसे एक्सप्लेन करेंगे? यहाँ इसी जगह में हम इसको कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे? एक्स एक्सिस पर हम क्या लेंगे? इनकम। ठीक है, और वाई एक्सिस पर हम क्या ले रहे हैं? इन्वेस्टमेंट और कंजप्शन। ठीक है, और केन्सियन थ्योरी है तो भाई ये आ गई इनकम या एग्रीगेट सप्लाई कर्व। ठीक है, लाइन ऑफ 45 पर। ठीक, और उसके बाद क्या है? हमें क्या बनानी है? संतुलन दिखाना है ना। तो क्या आएगा? ये आ गई एग्रीगेट एक्सपेंडिचर या एग्रीगेट डिमांड कर्व, जो क्या है? C+I। और इनिशियली यहाँ पर क्या है? संतुलन है, और इनकम कितनी है? ये Y इनकम है। ठीक है, ये तो हो गई भाई इनिशियल पोजीशन। अब क्या हुआ? क्या हुआ था? निवेश बढ़ा था, कितना? 200 करोड़, है ना। तो मान लीजिए निवेश बढ़ गया। अब निवेश बढ़ गया, देखिए निवेश को हम कहाँ पर माप रहे हैं? Y एक्सिस पर। निवेश बढ़ गया यानी कि ये जो कर्व है कहाँ चला जाएगा? ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो ये आ गया हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर्व AE1, जो क्या है? C+I+ में डेल्टा I। ठीक है, ये जो ऊपर गया है ये पार्ट इतना, ये किस चीज़ को शो कर रहा है? डेल्टा I को, यानी कि निवेश में वृद्धि को। अब ये जो निवेश में वृद्धि हुई है, इसकी वजह से ये क्या हो गई? आय बढ़ गई, है ना, क्योंकि किसी एक का व्यय दूसरे की आय है, और आय के बढ़ने से क्या बढ़ गया? उपभोग, डेल्टा C, और उपभोग के बढ़ने से क्या बढ़ गई? फिर से
आए डेल्टा वाई, फिर से उपभोग, फिर आए और यहाँ पहुँच गए हम कहाँ पर, E1 बिंदु पर। तो ये पूरी प्रक्रिया इस तरीके से, यानी इधर किस चीज़ को माप रहे हैं, इन्वेस्टमेंट को, तो ये चेंज इन इनकम, इन्वेस्टमेंट। इधर एक्स एक्सिस पर क्या है, इनकम, तो इधर क्या आ गई, चेंज इन इनकम। फिर अब निवेश तो एक बार बढ़ा करके छोड़ दिया, अब क्या था, आय में वृद्धि से उपभोग बढ़ा तो डेल्टा सी, फिर उपभोग में वृद्धि, आय बनी किसी की तो डेल्टा वाई, और ऐसे करके हम कहाँ पहुँच गए, Y1 E1 पर, और इनकम कितनी हो गई, Y1। तो ये ठीक है, Y से Y1 पर पहुँच गए। कैसे पहुँचे हैं, ये प्रक्रिया है भाई, ऐसे ऐसे करके गए हैं। तो ये है प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लायर। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, और कमिंग वीडियोस के अंदर हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के जो प्रक्रिया के दो जो पार्ट हैं, यानी आगे और पीछे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप कमिंग वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।